देखिए, जब भी कभी आप ऐसे सवाल देखते हैं तो आपको सिखाया जाता है हर का परिमेयकरण कर लो, लेकिन ये सब में टाइम पास क्यों कर रहे हैं? फिर आप मॉक के सॉल्यूशन देखने क्यों आए? जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप नीचे ही नीचे काट लीजिए। आपने देखा 4 4 से कट जाएगा, रूट 6 इससे कट जाएगा, रूट 5 इससे कट जाएगा, रूट 7 इससे कट जाएगा। अब आपको पता है ये पहले वाला है तो ऊपर भी जाएगा तो प्लस का रूट 8 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस रूट 3 था ऊपर जाएगा तो ये प्लस रूट 3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इसे रेशनलाइज़ करके लिखें, हम उसके बिना भी बता सकते हैं कि सवाल का उत्तर क्या होगा। अगला सवाल है कि 400 और 580 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा जो 17 से कटता है। तो मेरा सबसे पहले दिमाग जाएगा कि संख्या 17 से कटनी चाहिए, ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन 17 से कट रहे हैं, फिर मैं ये देखूंगा कि इसमें 0 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। अच्छा, 17 का मल्टीपल जो 400 के करीब है, तो आपने कहा 17 दूनी 34, 6 बचेगा यानी 8 और 408 आएगा पहला। अब 408 में आपको मालूम है कि अगर 580 देखूं तो 17 तिया 51 और 17 चौका 68, 578। 500 कितना होगा भाई? 17 तिया 51, 7 बचेगा, 2 बच रहा है एक्स्ट्रा, तो 2 हटा देंगे, 578 आ रहा है। गलत किया है क्या मैंने कुछ? आप बताओ अगर गलत किया है कुछ तो। अगर गलत किया है, यही सवाल था ना। 578 बिल्कुल सही है। तो मैं ये समझ गया कि इसकी अगर औसत की कोई बात करेगा तो 8 और 8 16 का आधा, 3 6 जरूर हो सकता है, 0 तो नहीं आएगा क्योंकि औसत होता है पहले और आखिरी का औसत। तो जब इन दोनों में ही जोड़ने पे 0 नहीं आ रहा तो पहले और आखिरी का 0 नहीं होगा, बस आगे बढ़ा के निकल जाएंगे। ये सवाल है कि XYZ ने 20,000 30,000 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है मैं बच्चों को कहता हूँ कि 4 जीरो काट लो, 4 जीरो काट लो, 4 जीरो, ऐसे पढ़ो सवाल। 6 महीने बाद XYZ ने 2 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले 6 महीने के लिए इनका निवेश था, तो हर बार निवेश 6 महीने के लिए ही है, तो महीने लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं पहले वाला निवेश 2 था और बाद वाला 6 महीने के लिए था 2, तो उसको हम 1 कह सकते हैं। 2 + 1, सिमिलरली 3 + 1 और 4 + 1। आप समझे मैंने क्या किया? पहला वाला निवेश तो पूरा 1 साल के लिए है। ये जो 20,000 हैं 6 महीने के लिए, अगर मैं इसको 1 महीने के लिए 1 साल के लिए देखूंगा तो ये 10,000 रह जाएंगे। तो 10,000 की वजह मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ सब में। तो आपको पता चला कि जो अनुपात होगा लाभ का वो होगा 3 4 और 5। मालूम है ना कि 6 कट्टे का तो लिखने की क्या जरूरत है। 5 4 9 और 3 12 की वैल्यू 72,000 है, 1 की 6,000, तो 6 चौक 24,000 उत्तर आ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, एक आध सवाल का उत्तर आगे पीछे हो सकता है, जिस सवाल का भी उत्तर गलत लगे आप किसी और का देख लेना। अब जब मैंने इस सवाल को देखा तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि यार इतना नकली सवाल देखने में इतना बड़ा है, एक लाइन में हो जाएगा। आप करेंगे साहब? ये कह रहा है एक बेलनाकार ड्रम है जिसमें 5 4 3 के अनुपात में ABC है। अगर आपने 60 लीटर निकाल लिया तो मैं ये पूछ रहा हूँ 60 लीटर निकालने के बाद क्या अनुपात बदल जाएगा? आपने कहा नहीं, इतना ही रहेगा जी, इतना ही रहेगा। अब आप कह रहे हैं ड्रम ए में आपने 18 मिला दिया और बी में 12 मिला दिया। अब ए की मात्रा सी की मात्रा से 68 अधिक है, तो मैं ये पूछ रहा हूं बी से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ जी इस बात का, जो ये अंतर आ रहा है। अगर मैं ए में 18 नहीं मिलाता तो भी आप ये कहते कि 50 तो तब भी अधिक होगा, होगा या नहीं होगा? तो मैं यहां से ये कह रहा हूं कि अगर 2 की वैल्यू 50 है तो ये 12 है, 6 से गुणा कर दूं, 12 की कितनी आ गई? 300। ये साहब तब है जब 60 लीटर निकल गया था, उससे पहले पूछ रहा है 360 लीटर। खत्म सवाल। अब मैं इसको लिखूंगा 5x 4x 3x, क्योंकि मेरे पास किसी ने सॉल्यूशन भेजा इस सवाल का, बच्चों नहीं भेजा। इसका सॉल्यूशन देखना साहब आप, ये सॉल्यूशन है। अब आप ऐसे सॉल्यूशन करोगे तो कभी सिलेक्शन थोड़ी होगा, फिर तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या बी की छात्रों की संख्या से 20% अधिक है। ये ए है और ये बी, और ये इससे 20% अधिक है। अब आप कह रहे हैं ए की बी की संख्या में 50% की वृद्धि कर दी और इसकी संख्या में Q% की वृद्धि कर दी और अभी भी 20% अधिक है। देखिए ऐसा तभी हो सकता है जब सेम परसेंटेज वृद्धि हुई हो, यानी ये भी 50% हुई हो। ये कॉन्सेप्ट मैं प्रॉफिट लॉस में पढ़ाता हूं, निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना कि वृद्धि सेम तभी हो सकती है 20%। आप ये कहने का मतलब आपका ये है 20% वृद्धि का मतलब क्या है कि ए और बी का अनुपात है कुछ, वो अनुपात बदलना नहीं चाहिए, वो तभी नहीं बदल सकता अनुपात। 20% का मतलब हो गया 5 और 4, यही तो मतलब हो गया, सॉरी 5 और 6,
ये 5 और ये 6, आप कह रहे हो अभी भी 5 और 6, तो भैया सेम वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर इसका 150% इधर लिख रहे हो तो 6 का भी 150% यानी 50 ही बढ़ेगा, बात खत्म। एक घड़ी निर्माता अपनी घड़ियों की कीमत क्रय मूल्य से 90% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर पहले 20 फिर 10 की छूट देता है। यदि किसी कॉरपोरेट खरीदार को 832 की अतिरिक्त छूट मिलती है फिर भी निर्माता को क्रय मूल्य पर 16% का लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या है, ऑप्शन देखे, डिजिटल सम का सबका अलग अलग है, डिजिटल सम से करेंगे। मैंने मान लिया एक्स है सीपी, आपने देखा लाभ कितने का है, तो मैंने कहा 16% का है, यानी कि मैं एस पी इक्वेट करूंगा 1.16, 116%। आपने कहा ये किसके बराबर होगी, तो मैंने कहा एम पी, आपने कहा 1.9x। जैसे ही आपने कहा 20% और 10% का डिस्काउंट, तो मैं समझ गया 0.8 और 0.9, तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, इसका डिजिटल सम 0 होगा। माइनस और छूट आपने कितने की दी इसके बाद भी, 832 की। कोरिया का बच्चा बोला 6 और 2 8 का डिजिटल सम -1 लिख सकता हूँ। -x बराबर 8 और 3 10, 11 और 2 13 का -4, यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और ये सब हम सिखाते हैं अल्ट्रा कैल्सी बैच में, क्लास में भी सिखाते हैं, यूट्यूब पे भी सिखाते हैं, हर जगह सिखाते हैं। आप कहीं भी जाके सीख के आइए, तभी मजा आएगा। 2,000 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए जाते हैं। 1 वर्ष बाद 1,000 और उधार दिए जाते हैं, जिसकी दर मूल दर से 1.5 गुना है। यदि प्रारंभ से 2 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 440 है, देखिए 2,000 भी 2 साल का ब्याज है, 2,000 पे भी 2 साल तक ब्याज दिया आपने, 1,000 पे भी आपने कितने का ब्याज दिया, 1.5 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने इसी को 1,500 कर लिया साहब, इसको मैंने 1,500 कर लिया ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे। बात एक ही, 1.5 गुना उसको कर लो, क्योंकि SIPRT के अनुक्रमानुपाती होती है, ताकि आर सेम रहे। तो आपने कहा यहाँ पे लेकिन मामला 1 साल का है, तो मैंने कहा ऐसा मत करो, या तो फिर इसको भी 1 साल का बनाना है। तो बच्चा बोला कि जी 4,000 कर लो। फिर ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं 4,000 और 1,500 यानी 5,500 पे मैं कह सकूँ कि 1 साल का ब्याज 440 है। ये फायदा हो जाता है। तो 100 पे 1 साल का ब्याज निकालने के लिए आपने कहा 55 से भाग करना पड़ेगा। 55 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे खेलेंगे ना डिजिट्स के साथ तो मजा आता है। ABC अकेले किसी काम को 30, 45, 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A प्रत्येक दिन कार्य करता है, B और C हर 5वें दिन A के साथ काम करते हैं, हर 5वें दिन। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये बताना है। बड़ा ही प्यारा और नेक दिल सवाल है, बताइए क्या उत्तर होगा। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। देखिए A तो एक्चुअली क्या है कि 30 दिन में कर ही लेता। अगर एलसीएम भी ले लें तो आपने कहा कि 90 एलसीएम आ गया, ये 3 कर रहा है, ये 2, ये 1 कर रहा है। आपने कहा B और C 5वें दिन आएंगे, यानी 4 दिन तो A को अकेले करना पड़ेगा। 4 दिन में 12 काम करेगा A, और फिर 5वें दिन कौन आएगा, ABC तीनों करेंगे 5वें दिन। तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 और 2 5 और 1 6। तो मैं ये देख सकता हूँ कि 5 दिन में 18 काम हो रहा है, मुझे 90 करना है साहब, 25 दिन लग जाएंगे। यही उत्तर है। क्या सवाल मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी 25 की चाल से तय करता है तो 40 की चाल से तय करने की तुलना में 1 घंटा 30 मिनट अधिक लगते हैं। कुल दूरी बतानी है। ऐसे केस में दूरी अगर फिक्स हो तो हम कहते हैं कि स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा टाइम का रेशियो। स्पीड है साहब 25 से 40, तो टाइम क्या होगा, 5 अट्ठे 40, 55 25, यानी कितना हो गया, तो आपने कहा 3 की वैल्यू कितनी है, 1.5 घंटा आप बता रहे हो। 3 की वैल्यू 1.5 घंटा, यानी कि 0.5 से गुणा हो रही है, तो 8 की अगर 0.5 से गुणा होगी तो 4 घंटे लग रहे हैं 25 की स्पीड से। तो 25 का 100 किलोमीटर दूरी है। 2 स्टेशन P और Q एक दूसरे से 820 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन P से स्टेशन Q की ओर 60 की स्पीड से निकलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन Q से P की ओर 80 की स्पीड से निकलती है। किस समय मिलेंगी ये बताना। देखिए एक ट्रेन 7 बजे निकल रही है, 7 पे एक ट्रेन निकल रही है और दूसरी 9 पे। तब तक 7 वाली 9 पे कितना चल चुकी होगी, तो आप देखेंगे 2 घंटे में 120 चल चुकी होगी। टोटल दूरी उनके बीच 700 बची होगी, और 700 दोनों मिलके तय करेंगे। 60 और 80
यानी 140 की स्पीड से, तो 5 घंटे और लगेंगे। 9 के बाद 5 घंटे लग रहे हैं, यानी 2 बजे मुलाकात हो जाएगी। मैंने इतना लल्लू टेस्ट नहीं देखा। 3 संकेंद्रीय वृत्ताकार धातु की चकतियां इस प्रकार बनाई गई हैं कि उनकी त्रिज्या एक बढ़ती हुई समांतर श्रेणी बनाती है जिसका सार्वंतर है, मतलब कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है। सबसे छोटी चकती और सबसे बड़ी चकती की परिधियों का अनुपात 3:7 है। परिधियों का अनुपात है। यदि बीच वाली चकती की परिधि 35 है तो सबसे बड़ी चकती की परिधि का संख्यात्मक मान बताइए क्या हो। मैंने इतना ज्यादा नकली सवाल नहीं देखा कभी, बहुत ही लल्लू है ये सवाल। अगर इनकी परिधियों का अनुपात 3:7 है तो मैं ये कह सकता हूँ तीनों का 3:5:7 होगा, बीच वाला एवरेज होगा। मुझे तो एपी बनानी है। अब आप कह रहे हो बीच वाली परिधि 35 है तो सबसे बड़ी सत्तू 49, मतलब कोई सवाल है ये? इससे अच्छा तो आप इसे रेडियस का रेशियो देते तो जरूर बच्चा परेशान होता। अभी तो नहीं दिख रहा कि कोई बच्चा परेशान होगा इस सवाल से। बताओ भाई, आपने कहा नहीं होगा। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में पानी है। 3 एक जैसी छोटी गोलाकार धातु की गेंदें बर्तन में डाली जाती हैं, पूरी तरह डूब जाती हैं। पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है तो 3 गेंदें डाली जाती हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ 3 गेंदों का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। आपने कहा जी होता है, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब इससे कितना बेलन बढ़ जाता है, तो आपने कहा बेलन की हाइट है जी इतनी, पाई आर स्क्वायर कितना है बेलन का, 6×36 इंटू 0.5 मतलब 1/2, हाइट लिख दी मैंने। देखिए एक बात तो तय हो गई कि पाई नहीं आएगा, एक बात तय हो गई पाई नहीं आएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 9 जरूर आएगा, तो पाई नहीं आएगा। 2 से भी ये कट जाएगा 18 बार, 9/2 आएगा, तो 9/2 आर की क्यूब आ रही है 18/4 यानी 9/2, तो 9/2 की पावर 1/3। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझदारी है, आप समझते ही हैं। अगला सवाल है कि x + 1/(x-2) है। ये देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि x - 1 है। अब -1 की पावर ऑड होगी तो -1। अब मैंने कहा ये प्लस तो माइनस का उत्तर आएगा, इतना दिमाग क्यों लगाना। यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल x y z हैं और हमसे जो पूछ रहा है अगर मैं एलसीएम ले लूं तो आप कहेंगे x y z और ऊपर होगा x y + y z + z x। मैं जानता हूं ये c/a होता है और ये -d/a होता है। कोरिया का बच्चा बोला जी बाई ए से बाई ए कट जाएगा, उत्तर आएगा c मतलब ये 11 और -d मतलब +6, तो 11/6 उत्तर आ जाएगा। तेज चलना पड़ेगा। त्रिभुज एबीसी में डी बीसी के समानांतर है तो बना देंगे भाग के त्रिभुज। भैंस की आंख, त्रिभुज नहीं बनेगा हमसे। ये लो, डी बीसी के समानांतर है एबीसी में। डी भुजा AB पर और ई भुजा AC पर स्थित है। AD और समलंब के क्षेत्रफल का अनुपात ये कह रहा है ये 9 तो ये 16 है, तो मैं ये कह सकता हूँ ऊपर वाले त्रिभुज का 9 और पूरे का 25 है। तो फिर भुजाओं का कितना होगा, आपने कहा अंडर रूट ले लेंगे। ये एरिया का है तो साइड का क्या होगा, अंडर रूट। 3 5 आ गया, यानी इसकी भुजा अगर ये 3 है तो पूरी 5 तो ये 2 हो गया। यही पूछ रहा है, 3 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 समानांतर रेखाओं LM को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो लो जी ये 2 समानांतर रेखा इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। यदि एक अंतःकोण दूसरे से 36 अधिक है तो बड़े वाले अंतःकोण का माप बताओ। अब देखिए अंतःकोण का मतलब है ये इसकी बात कर रहा है, कम इसकी बात कर रहा है, करना ही पड़ेगा इसको इसकी बात। ठीक है, ये वन ऑफ द इंटीरियर कंसेक्यूटिव को इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे से 36 ज्यादा है। आपको भी मालूम है कि आप इन दोनों का सम 180 अंश होता है। आपकी मम्मी के हाथ में 180 रुपए हो और किसी एक को ज्यादा देने हो किसी एक को कम, तो जिसको ज्यादा देने हैं उसको पहले ही 36 दे देंगे। 180 में से 36 गया 144, बाद में इसको 72, इसको 72। तो बड़े वाले अंतःकोण की बात पूछ रहा है। 6 और 2 8 और 7 और 3 10, 108 उत्तर आ जाए। क्या आ रहा था 108? आप वैसे ही देख के कर सकते थे, चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता लगा लेंगे। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंबाई में बराबर हैं परंतु परस्पर लंबवत नहीं है, ये बड़ा गजब सवाल है, तो वो होगा रेक्टेंगल। देखिए अब हम कैसे जल्दी से करते हैं, हम देखते हैं लंबवत होते हैं रोम्बस में, ये नहीं होगा। स्क्वायर में होते हैं, नहीं होगा। ठीक है, ये बात आ गई। और काइट में भी लंबवत होते हैं, ये भी नहीं होगा। और वैसे भी समद्विभाजित कर रहा है, काइट में समद्विभाजित करते भी नहीं है।
दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की त्रिज्याएं 10, 17 है, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 है। यदि दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा के विपरीत दिशाओं में स्थित है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है, क्या होगी। बड़ा ही गजब सवाल। ये कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त हैं कम वक्त, एक छोटा ये और एक ऐसे। हमने क्या किया जी, हमने कहा कि उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बता दी 16, ये लंबाई 16 है उनकी, ठीक है। ये C1 C2, ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस है इसकी। उनके केंद्रों, क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ये 10, आपने कहा ये 17, और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 यानी कि ये 8। तो मैं ये कह रहा हूँ ये 8, ये 10, ये 6 हो जाएगी साहब पाइथागोरस से, परपेंडिकुलर है। जीवा पे जब भी सेंटर से मिलाते हैं परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट तभी करता है। मैंने कहा ये 8, ये 17, तो आपने कहा ये 15, तो 15 और 6 21 आ जाएगी सेंटर्स के बीच की दूरी। इसको मान लीजिए C1, इसको C2। ओरल भी कर सकते थे। रेखा L इतने पर लंब है, एक रेखा है इस पर लंब है, ठीक है साहब, ये L, ये L है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी स्लोप उल्टा होगी इसकी, 4x - 3y बराबर 12। पूछ कह रहा है, देखते हैं। अब ये कह रहा है कि निर्देशांक अक्षों के साथ मिलकर 6 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल का एक त्रिभुज बनाती है। यदि रेखा का y अंतःखंड ऋणात्मक है तो इसका y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। वाह, ये बड़ा गजब सवाल है। देखिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा दोस्त कि इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है तो वो होगी 3x - 4y, कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, प्लस बीच में आ जाएगा बराबर के, ये ऐसा होगा। अब इन्होंने त्रिभुज भी दे दिया ना हमें, तो त्रिभुज निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि यार x बटे k/3, y बटे k/4 बराबर 1 होगा। तो मैं त्रिभुज का एरिया अगर निकालूं तो हाफ k² बटे 4 तिया 12, और ये सवाल में कितना दिया है 6। तो k आपने देखा k कितना आ गया जी, +-12। लेकिन हमें सवाल में खुद बोला है कि y अंतःखंड यानी कि k/4 ऋणात्मक है, तो k/4 पूछ रहा है। k का नेगेटिव वैल्यू लूंगा मैं, -12/4 यानी -3। ये उत्तर। अच्छा सवाल था, नेक दिल सवाल था, बढ़िया सवाल था। आपने किए हैं कभी ऐसे सवाल? मुझे नहीं पता, अगर नहीं किए तो आपको सीखने की जरूरत है। अब जैसे यही सवाल है कि यार x² - y² बताओ, कुछ नहीं करना, स्क्वायर करके घटा दीजिए तो आपको पता चलेगा a² - b² आ जाएगा। स्क्वायर करिए और घटाइए तो आपको पता है कि 2ab वाली टर्म कट जाएगी, 2ab sec tan a कट जाएगा। a² कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा sec² - tan² है। ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। 20वां सवाल। अगला सवाल सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा है, मतलब सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा है। 7/2 + 3/8, देखो कितना सिंपल है। अब आप कह रहे हो 7/2 प्लस 3/8 को अगर मैं भाग कर दूं 3/4 से तो वो 4/3 हो गया, एक तरीके से 1/2 बच गया, प्लस अब आपने देखा ये 7 और एक 8/2, 4 प्लस आएगा उत्तर, 4 प्लस। अच्छा नेगेटिव तो नहीं आ रहा, हो सकता है, तो 2 माइनस 7 से 7 कट गया, 1/2। तो आपने कहा ये 3/2 आ गया, 4 दूनी 8 और 3 11/2 आ गया। 11/2 आ रहा है भाई, क्या गलत किया हमने? इस सवाल का उत्तर मुझे लगता है कि इन्होंने गड़बड़ की है, एक बार करेक्ट कर लीजिए। ये हमारी टीम वाले गोबर हैं, ये भाग का चिन्ह है, यानी कि भाग का चिन्ह है तो ये होगा डिवाइड, यानी 4 भागित 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 8/3 उत्तर आ जाएगा। वाह कमाल है भाई ये लोग भी। चलिए, एक पंसारी विभिन्न प्रकार की दालें 240 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। दूसरी प्रकार की दाल 315 से बेचता है, 5% का लाभ होता है। दोनों प्रकार की दालों को 3:2 के अनुपात में मिलाता है और इस मिश्रण को 249.60 किलोग्राम की दर से बेच। देखिए बड़ा सिंपल है ये सवाल, बताता हूँ कैसे। जैसे 20% का मतलब ये 120% की वैल्यू है, तो मैं पहली वाली दाल सीधे कह सकता हूँ 200 रुपये किलो है। ये 105% की वैल्यू है, तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि 300 रुपये है इस दाल की कीमत। आपने ये 3 किलो दाल ली 600 रुपये की, ये भी 600 की ली, यानी आपने 1200 रुपये खर्च किए हैं सर।
5 किलो दाल पे किए, ये आपको पता चल गया 1 किलो दाल 240 की पड़ी है आपको, आप बेच रहे हैं इतने में, यानी आप 9.60 रुपये कमा रहे हैं 240 पे। तो 100 पे कितने कमाएंगे? आपने कहा 24 चौक 96 पॉइंट लग रहा है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4%। क्या ये सवाल मुश्किल था? प्रॉफिट ही कमाएंगे, नुकसान तो नहीं है कहीं भी। गलत कह रहा हूं तो बताओ दोस्त, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के कोई मायने नहीं है। एक वृत्ताकार फव्वारे को एक समान चौड़ाई के सजावटी पत्थर के रास्ते से घेरा गया है, यदि फव्वारे की त्रिज्या 28, इसके चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल ये, तो रास्ते की चौड़ाई बतानी है क्या? बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें अगर हम डिजिटल सम लगा दें तो मजा आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे लगाएंगे डिजिटल सम, थोड़ा मुश्किल भी होगा तो भी कोई डिजिटल सम प्रो लगा लेंगे। ये क्या कह रहा है हमें नहीं पता, ये कह रहा है, हम जानते हैं कि ये पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी है हमें 1386, यही दे दी, यही दे दी भाई। अब मैंने कहा कि हमसे पूछ रहा है केवल रास्ते की चौड़ाई, यानी आर माइनस आर पूछ रहा है, पाई और ब्रैकेट में ये आर माइनस आर हमसे पूछ रहा है। आर स्क्वायर है कितना? छोटा वाला आर दे रखा है, छोटा वाला आर कितना दे रखा है? 28, तो आर स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर बराबर 1386, यही होगा, यही होगा दोस्त, आपने कहा यही होगा। अब या तो हम इस सवाल को करें कि 22/7 लिखें, और आप बोले 22 छिक्के 132, 22 तिया 66, आर स्क्वायर बराबर आ गया 63 इंटू 7 प्लस 28 का स्क्वायर। कोरिया का बच्चा बोला कि 7 का स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो 9 यहाँ पे बच गया, और 4 का स्क्वायर 16 यहाँ 25, तो आर कितनी आ गई? 7 गुणा 5 35, और जैसी 35 आई 28 में से गए 7 बता दिया उत्तर। बाकी लगा सकते थे डिजिटल सम भी, कोई बड़ी बात नहीं थी, जो पहली बार में लग गया वो अच्छी बात है। एक्स का मान पूछ रहा है, ऐसे सवाल में हमेशा ऑप्शन से जाएं। पहला ऑप्शन रखा 6 और 10, 4 माइनस 2 बराबर 2, पहला ही ऑप्शन टिक हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। tan a अगर 1/2 है तो sin 2a पूछ रहा है, sin 2a का फॉर्मूला आपको tan a के फॉर्म में पता है, 2 tan a बटे 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर a, ताकि ट्राइंगल वैंगल बनाना नहीं पड़ेगा, लफड़ा नहीं है, फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपने देखा 2 tan a का मतलब 1 हो गया, बटे 1 प्लस 1/4, 5/4, प्लस 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/4, आपने कहा ये 4/5 प्लस 3/4 बटे 5/4, 4 से 4 कट गया, 3/5, 7/5 उत्तर आ गया। यही उत्तर है। मुझे लगता है 25 सवाल थे, हमने कोशिश की कि हम कम से कम वक्त में ख़त्म कर पाएं, और मैंने यही दिखाने की कोशिश की कि अगर मौका आएगा तो मैं कैसे करूंगा, बट बीच बीच में समझाना भी पड़ता है, इसलिए 2-4 मिनट निकल जाती हैं, लेकिन आप ये आकलन कर पाएंगे कि हाँ, अगर इस तरीके से किया जाए तो 15 मिनट में सारे सवाल हो सकते हैं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अगले मौके में फिर मिलेंगे, धन्यवाद, बाय।